आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस दुनिया में अलग ही कुछ हो रहा है और मुझे लग रहा है दुनिया का अंत आ चुका है। अलग ही न्यूज़ चालू है स्टार्टअप वर्ल्ड में। इलॉन मस्क अपना नया अफेयर चलाने में बिजी हैं। उनका स्टार्टअप से ज़्यादा तो अफेयर का न्यूज़ आता है। आजकल उनका निकोल के साथ चालू था और वो सीधे सीधे मना कर दिए हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरा न्यूज़ निकल रहा है कि अश्नीर ग्रोवर भारत पे से निकलने के बाद अपनी नई कंपनी बना रहे हैं अपनी बीवी के साथ, वाह, नए सेक्टर में। और वजीर एक्स का तो अलग ही सीन चालू है। वजीर एक्स बोल रहे कि हमको बाइनेंस ने खरीद लिया है और बाइनेंस बोलते हैं कि हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया। ये तो मतलब वही बात हो गई, ये बोल रहा है मेरे दो बाप, लेकिन ये बोलता है मेरे एक भी बाप नहीं है। और एंड्रयू टेट भाई, उन्होंने तो पूरी दुनिया में आग लगाई पड़ी है। साला हम हमारे शरीर में इधर आग लगी है, पसीना आ रहा है, और उन्होंने पूरे इंटरनेट पे आग लगाई पड़ी है। वो बंदा अपना पैसा भरने में लगा पड़ा है। और ये सब के दौरान जब मेरे दिमाग में सब चल रहा था तो मेरे हाथ में एक लिस्ट आई, ऑल स्टार्टअप्स दैट आर फॉर्म्ड इन इंडिया इन 2022। जब मैं ये लिस्ट देख रहा था तो जितने भी स्टार्टअप बने हैं उनमें से एक स्टार्टअप को छोड़ के, लेंसकार्ट को छोड़ के, सारे स्टार्टअप्स कंप्लीट लॉस में हैं। कुछ कुछ तो ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि 3 डिजिट करोड़ में लॉस में हैं। जितनी कंपनी की रेवेन्यू और सेल्स होती है, जितनी वैल्यूएशन होती है, उतना तो वो लॉस लेके बैठे हैं और यूनिकॉर्न है वो कंपनियां। इसी के दौरान मैं वेफर खा रहा था तो मेरे हाथ में आया बालाजी वेफर का नाम। मैंने बोला ये कंपनी क्या चीज़ है, इसके बारे में पता किया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बालाजी वेफर्स के बारे में। आज मैं इस वीडियो में उनकी पूरी केस स्टडी बताऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया, बाहर के ब्रांड्स को किस तरह हराया, कौन से उनकी वो 5 स्ट्रेटेजीज थी जिन्होंने उनको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है इंडिया में, किस तरीके से उन्होंने एक क्राउडेड मार्केट को पूरी तरीके से डोमिनेट किया है। लेकिन वीडियो की तरफ पढ़ने से पहले मेरी जान, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, नहीं आता है तो भी लाइक करो, देख के जा रहे हो ना, और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के। मिलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक इंडियन ब्रांड है। इनका मेन ब्रांड जो है वो FMCG सेक्टर में है। ये पूरे इंडिया में पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो कि टॉप में आती है वेफर्स कैटेगरी में। इससे आगे सिर्फ एक और कंपनी है जिनका नाम है पेप्सिको। उनका जो एक प्रोडक्ट है लेस, आप सब जानते होंगे, आप सब लोगों ने कभी ना कभी खाया होगा, वो बालाजी से एक कदम आगे। अदरवाइज बालाजी इंडियन मार्केट में एक ऐसी इंडियन कंपनी है जिन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया है। लेस बालाजी वेफर से बहुत पहले आया था। फिर भी किस तरीके से इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि डायमंड्स हो गए, हल्दीराम हो गए, इनके बीच में रह के बालाजी ने मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। क्या ऐसे स्ट्रेटेजीज थे, देखेंगे। तो सबसे पहला आइडिया, ये बात है 1972 की। चंदू भाई बेसिकली जो इनके फाउंडर है, चंदू भाई वीरानी, बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो फाउंडर्स हैं, वो गुजरात में रहा करते थे। और गुजरात में उनके 3 भाई और थे, लेकिन जो उनके फादर थे वो फार्मिंग किया करते थे। लेकिन उस साल शायद बारिश नहीं हुई थी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उनके फादर फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ 20,000 रुपये लेके अपने बच्चों को बाहर भेजा कि जाके तुम कुछ काम धंधा करो ताकि घर हम लोग अपना चला सकें। लेकिन अब वो सारे भाई फार्मिंग इंडस्ट्री से आते थे, फार्मिंग सेक्टर से आते थे, तो उन्होंने फर्टिलाइजर्स का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, लेकिन उनको डुप्लीकेट माल किसी ने थमा दिया और पूरा बिजनेस हो गया कोलैप्स। तो उनमें से चंदू भाई और उनके 2 भाई राजकोट आ गए ये सोच के कि अब हम कुछ और करते हैं, वापस जाके तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने कैंटीन में काम करना चालू किया और कैंटीन में ही उन्होंने काम करते करते धीरे धीरे उधर कैंटीन के जो ओनर थे गोविंद भाई, उन्होंने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि कैंटीन को आप चलाइए। तो लोग क्या करते थे कि बाहर से जाके एक वेफर्स को लेके आते थे, रेडीमेड वेफर्स को, उनको पैक करके एकदम नॉर्मल प्लास्टिक में सेल किया करते थे थिएटर्स में। तो इससे क्या हुआ, कैंटीन में और थिएटर्स में डिमांड बढ़ने की वजह से चंदू भाई को एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि इस सेक्टर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये 1972 की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने धीरे धीरे करके वेफर लाके तो बेचते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि जो सप्लायर होता था वो हर बार टाइम से देता नहीं था डिलीवरी, जिसके वजह से जो होता था उनका बिजनेस थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा। तो उन्होंने एक चीज़ डिसीजन बनाया कि अब वो खुद अपने एक छाव के नीचे पैसा लगा के अब वो खुद अपने वेफर्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो चंदू भाई अपना नॉर्मल काम करने के बाद जो शाम का टाइम बचता था उसमें अलग अलग वेफर्स बना के टेस्ट किया करते थे कि मार्केट को क्या पसंद आता है। तो ऐसी 5 चीज़ें जो बालाजी वेफर्स ने किया, जिसकी वजह से बालाजी आज 500 मिलियन 4,500 करोड़ की कंपनी है।
इस साल पेप्सी को उन्होंने उनको ऑफर भी दिया था एक्वायर करने के लिए, लेकिन चंदू भाई ने बालाजी वेफर्स को उनको सेल करने से मना कर दिया। $550 मिलियन की उन्होंने एक्विजिशन को ठुकरा दिया, 4,500 करोड़। ओके, तो ये कंपनी क्या है, कैसे काम करती है, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं कि इनको आइडिया आने के बाद इन्होंने क्या वो 5 स्ट्रेटेजीज अपनाई। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसके वजह से बालाजी वेफर्स टिकी है वो है उनका हार्डकोर मार्केट रिसर्च। उन्होंने इतना अच्छे तरीके से मार्केट को रिसर्च किया था कि मार्केट में क्या कमियां हैं, ताकि वो उन सारे लूप होल्स को परफेक्टली एक्वायर कर सके, उनको पूरी तरीके से भर सके और एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जिनको मार्केट में डिमांड है। चंदू भाई जब ये लोकल मार्केट्स में अपने वेफर्स को खुद बना के सेल किया करते थे तब इनको 3 चीजें पता चली। सबसे पहला कि क्वांटिटी, कि जो भी लेस के वेफर्स होते हैं वो 10 रुपए के पैकेट में, 5 रुपए के पैकेट में आते हैं, लेकिन उनमें जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है और होता है गैस। तो गैस तो खा सकते नहीं, खा सकते हैं तो वेफर, लेकिन असलियत में वेफर होता था बहुत कम। तो उनको समझ में आ गया कि सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो है अपने प्रोडक्ट के क्वांटिटी में। सेकंड, क्वालिटी में। क्वालिटी मतलब लेस में जो होता था उस टाइम, जो लेस और दूसरे वेफर्स प्रेजेंट्स थे, उन जो दूसरे वेफर प्रेजेंट थे उनमें क्या होता था कि वो लोग आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाला करते थे, जिसकी वजह से लोग उन ज़्यादा फ्लेवर्स को नहीं खाया करते थे, क्योंकि उनको वो होम मेड वाली फीलिंग नहीं आती थी। क्योंकि ये 1972 का ज़माना था, उस टाइम सारी चीज़ें जितनी होम मेड दिखाई दें उतना ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन इन लोगों ने फिर इस पे काम करना चालू किया कि क्वांटिटी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी भी बना के रखनी है। और थर्ड, इन्होंने सोचा कि जो लेस बिकता है वो बहुत महंगा बिकता है, 10 रुपए का पैकेट बिकता है, जरूरी नहीं कि हर इंसान 10 रुपए का पैकेट खरीद सके। तो उन्होंने बोला कि प्राइसिंग पे भी काम करना पड़ेगा। तो मार्केट रिसर्च से उनको 3 चीजें पता चली। सबसे पहला पता चला कि क्वांटिटी पे काम करना है, सेकंड क्वालिटी पे काम करना है, और थर्ड कि उनको प्राइसिंग पे काम करना है। मार्केट रिसर्च करने के जस्ट बाद उन्होंने अपने जो सेकंड काम किया, जो सेकंड स्ट्रेटेजी थी वो थी टारगेट ऑडियंस, फाइंडिंग द राइट टारगेट ऑडियंस। उन्होंने इसमें क्या किया, उन्होंने सबसे पहले देखा कि जो नॉर्मल जो वेफर्स खरीदते हैं वो लोग जो लेस खरीदते हैं वो बेसिकली टियर 1 मतलब कि क्रीमी लेयर जो होते हैं वो ऑडियंस है, जिनके पास हाई बजट पैसा है, क्योंकि कोई 10 रुपए या फिर इतना सा वेफर खरीदने के लिए पैसा खर्चा कर सकता है, मतलब उसके पास जो इनकम सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने टारगेट किया कि T2 और T3 सिटीज़ को, मतलब यहाँ जो ऑडियंस थी इनको अभी तक लेस ने कैप्चर नहीं किया था, लेस का मार्केट इतना ज़्यादा नहीं था, पेप्सी को इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने क्या बोला कि हम टियर 2 और टियर 3 को करेंगे टारगेट। तो इनको करने के बाद उनकी जो पहला मार्केट था वो भी काम आ गया, क्योंकि जो उन लोगों ने 3 क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइसिंग सोचा था वो ये T2 और T3 के हिसाब से ही सोचा था। तो इन्होंने सबसे पहले तो मार्केट रिसर्च बहुत तगड़ा किया, और सेकंड इन्होंने जो टारगेट ऑडियंस डिसाइड की थी वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर थी। उनको पता था कि T1 को अगर ले डोमिनेट कर सकता है, अगर हम घुसेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इन्होंने T2 और T3 के सिटीज़ के ऑडियंस को टारगेट किया, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन इनको कैप्चर करना बहुत आसान होता है, इनको इन्फ्लुएंस करना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली टू T1। तो इन्होंने जो थर्ड स्ट्रेटेजी अपनाई है उसे कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो उनके मार्केट रिसर्च के हिसाब से जो भी कमियां होती थी उन सबको पूरा करता था। एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। उनकी क्या क्या कमियां थी मार्केट रिसर्च के हिसाब से, उनको क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइसिंग पे ध्यान देना था। तो इन तीनों पे उन्होंने काम किया। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो इनके मार्केट रिसर्च के हिसाब से था वो था क्वांटिटी। नॉर्मली तो क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन क्वांटिटी को बढ़ाने से जो उनका मार्जिन होता था प्रॉफिट का वो कम हो गया। तो चंदू भाई ने डिसाइड किया कि हम मार्जिन थोड़ा कम रखेंगे लेकिन क्वांटिटी लोगों को ज़्यादा देंगे, क्योंकि ये उनका मोटो ये हमेशा से, अगर बालाजी का एक कोट पढ़ोगे तो वो बोलते हैं वी बिलीव इन सेलिंग 15 रुपीज़ प्रोडक्ट इन 10 रुपीज़। तो उन्होंने अपना मार्जिन कम कर दिया लेकिन क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सेकंड उन्होंने क्या गेम खेला, उन्होंने बोला क्वालिटी पे काम करना है। तो उन्होंने होम मेड फ्लेवर्स डालना चालू किया, देसी मसालों का इस्तेमाल करना ज़्यादा चालू किया, जिससे लोगों को होम मेड फीलिंग आई। अगर आज भी आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे वेफर से बालाजी के वेफर्स को, तो काफ़ी होम मेड की फीलिंग आती है उसमें, क्योंकि ये इन लोगों ने खुद धीरे धीरे करके टेस्ट किया है। थर्ड जो प्राइसिंग का था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि अब तो मार्जिन भी कम हो चुका है, लेकिन अगर आप प्राइसिंग को कम कर देंगे तो इससे क्या होगा कि पूरी तरीके से मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खुद प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हम प्राइसिंग तो कम करेंगे लेकिन हम अपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी कम करेंगे, COM को भी हम करेंगे, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कैसे कम किया, उन्होंने नॉर्मल जो, उन्होंने कोई हाईटेक मशीनरी नहीं लगाई, उन्होंने क्या किया, देसी सामानों का ज़्यादा इस्तेमाल किया। उन्होंने बायोगैस का इस्तेमाल किया, उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम से कम रखा।
वाटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, और लोग क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टोरेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि जब अगर हम ये सब करेंगे तो प्राइस तो बढ़ ही जाएगा। तो उन्होंने बोला ना तो हम अच्छी पैकेजिंग करेंगे, ना तो हम अच्छी क्या बोलते ब्रांडिंग करेंगे, ना तो हम अच्छी मार्केटिंग करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेहतर बनाएंगे। मार्केटिंग का खर्चा बच गया, ब्रांडिंग का खर्चा बच गया, पैकेजिंग का खर्चा बच गया, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम कर दिया। इन सबसे जो प्राइस होती है, जो उनका प्रोडक्ट होता है, बहुत कम अमाउंट में और ज़्यादा मिलने लगा। इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने प्राइसिंग को भी कम कर दिया। तो ये थी 3 स्ट्रैटेजी। सबसे पहले उन्होंने अच्छे से मार्केट रिसर्च किया, फिर अपने टारगेट को बराबर, अपने ऑडियंस को बराबर से टारगेट किया, उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर किया, एक मार्केट हिसाब से एक परफेक्ट प्रोडक्ट निकाला। और फोर्थ जो इन लोगों ने सबसे अच्छा किया, अब क्या होता है कि ये कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट तो है नहीं, कोई टेक कंपनी तो है नहीं कि इन लोगों ने अपने टेक्नोलॉजी पे, अपने टेक पे काम किया तो क्या बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने लगेंगे। ये तो एक रियल प्रोडक्ट है, एक ये कहते हैं ना फिजिकल प्रोडक्ट है। तो इसको सेल करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, आपको प्रोडक्शन लगेगा। धीरे धीरे करके जब बालाजी वेफर्स एक्सपांड होने लगी तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि 2 चीज़ें और करना बहुत ज़रूरी है। वो है एक प्रोडक्शन को टाइम टू टाइम करना, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी थी। अगर डिमांड हो रही हो, अगर आप उसको सप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपका ब्रांड ऑटोमेटिकली कोलैप्स होने लगेगा। तो इसलिए उन लोगों ने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि आज वो लगभग 4.5 लाख किलो, सो लेट मी रिपीट इट अगेन, कि वो लोग एक महीने में 4.5 लाख किलो पोटैटो वेफर्स और 4 लाख किलो नमकीन का प्रोडक्शन करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनका। और लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये अपने प्रोडक्ट बना लिया, आपका प्राइस भी कम है, लेकिन अगर आपके पास बराबर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, आपको पता ही नहीं कि सामान को पहुंचाना कैसे, किसके पास देना है, जहां पे कस्टमर होंगे वहां पे लेकर जाना भी तो जरूरी है ना। तो उन्होंने प्रोडक्शन पे बहुत ध्यान दिया। इन्होंने अपने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने फैमिली मेंबर की तरह रखा। लगभग इनके पास 550 डिस्ट्रीब्यूटर्स आज के टाइम पे प्रेजेंट है और लगभग 4.5 लाख रिटेल शॉप्स, रिटेल आउटलेट्स इनके पास प्रेजेंट है। तो आप सोच सकते हो बालाजी किस तरीके से एक 4,500 करोड़ की कंपनी बनी। 5 चीजें जो आप इनसे सीख सकते हो। सेम चीज, मार्केट को बहुत डीपली रिसर्च करो। नेक्स्ट, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाओ, ना कि मार्केटिंग करो टाइम पे, ना तो ब्रांडिंग करो, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो बाय डिफॉल्ट चाहे उसका नाम हो ना हो वो बिकेगा, राइट। आपके प्रोडक्शन, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, अपने प्रोडक्ट को, अपने सिस्टम को इनहैंस करने की कोशिश करो। एक अगर कोई चीज चल गई है तो उसको सेम रिपीटेटिव पैटर्न में फॉलो मत करो, बिकॉज स्टार्टअप वर्ल्ड एंड ऑडियंस ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। आई होप आज का वीडियो तुमको धमाकेदार लगा होगा। और मेरी जान, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे भाई नीचे कमेंट कर दो ना यार। और आप लोग साला सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब कुछ देख लोगे, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या है आप लोगों को। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए वो भी सही। अगला वीडियो किस केस स्टडी पे चाहिए बता देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे भाई नीचे कमेंट कर दो, मैं कर दूंगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, सायोनारा।